गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लाइव प्रोसेस चैप्टर का एक और टॉपिक लेके हाजिर हैं। बहुत देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आज हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में जानते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से आप क्या पहुंचा दें दूसरी जगह पे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी नीड यहाँ जहाँ पे पहले से है उससे ज़्यादा दूसरी जगह पे हो। वैसे ही हमारी बॉडी क्या है, एक पूरा सिस्टम है। अब सिस्टम ये है, जब हमारी बॉडी सिस्टम के तहत काम कर रही है तो यानी कि हर पार्ट को कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसे चाहिए जिनसे वो फंक्शन अपने आप को कर सके। ठीक है, फंक्शनेट कर सके। तो ट्रांसपोर्टेशन का यही हमारी बॉडी में एक बहुत बढ़िया सा एम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन होने से क्या हो रहा है, जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो यूज़फुल हो चाहे वेस्ट मटेरियल हो, वो उस जगह पे पहुंच जा रहे हैं जहाँ पे उनको या तो वेस्ट मटेरियल है तो रिमूव करना होगा, और यूज़फुल चीज़ है तो वहाँ पे उनका ग्रोथ या जो भी सेल डिवीज़न या जो भी काम होगा वो अपना काम कर लेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, देखिए। सबसे पहले तो फूड मटेरियल्स क्या होंगे, फूड मटेरियल्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, अब फूड मटेरियल के साथ साथ आपकी गैसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हमारी बॉडी के लिए। तो गैसेस में आपके पास दो गैसेस हैं, CO2 और O2। ये दोनों मूव करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी। और इन दो के अलावा हमारे पास वेस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो वेस्ट का बॉडी में उन ऑर्गन्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जहां से वो क्या हो सके, बॉडी से रिमूव हो सके। फूड मटेरियल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रिएंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो तीन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में होता है। एक हो गया फूड मटेरियल, सेकंड हो गया गैसेस, और थर्ड हो गया वेस्ट। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इनको फ्लो करने के लिए ये अपने आप तो बहेंगे नहीं। अब मटेरियल से सब्सटेंस है तो ये किसी न किसी की हेल्प से मूव करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो हम लोग जान लिए कि ये मटेरियल्स हैं। इसके अलावा अब देखिए ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में। तो एक सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, फ्लूइड है, जिसका नाम क्या है, ब्लड है। अब ब्लड है, ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड के साथ ये सारे सब्सटेंस क्या करेंगे, फ्लो कर जाएंगे पूरे बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। बट इनके लिए आपको चाहिए वेसल्स भी चाहिए, ट्यूब्स चाहिए। अगर कोई चीज़ फ्लो कर रहा है लिक्विड फॉर्म में तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसके थ्रू वो फ्लो हो सके। तो हमारे पास क्या आ गई, वेसल्स आ गई। ब्लड हो गया, ब्लड के थ्रू सारे सब्सटेंस मूव करेंगे, किसके, वो रास्ता जो उनका होगा उसको क्या कहेंगे, वेसल्स। उसके बाद अब ब्लड को प्रेशर में जाना है ना, ऐसे तो जा नहीं पाएगा, तो एक प्रेशर क्रिएट करना है। वो प्रेशर कैसे होगा, तो एक हमारे पास होना चाहिए ऐसा ऑर्गन जो उसको पंप कर सके। ठीक है, तो हमारे पास पंपिंग ऑर्गन के फॉर्म में क्या चीज़ मौजूद है, हार्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ब्लड हो गया, वेसल्स हो गया, और हमारे पास हार्ट है। तो हार्ट का, ब्लड का प्योरीफिकेशन में कोई हाथ नहीं होता, कोई रोल नहीं है। ब्लड सिर्फ क्या करता है, सॉरी, हार्ट क्या करता है, ब्लड को प्रेशर देता है, पंप करता है, ताकि बॉडी में सारे सब्सटेंस को लेके आराम से फ्लो कर सके। ठीक है, वेसल्स और ब्लड और हार्ट, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, ब्लड वेसल्स में हमारे पास दो चीज़ें। उसके पहले हम लोग को ब्लड के बारे में जानना होगा कि ब्लड कैसे बन रहा है। तो ब्लड में एक सब्सटेंस होता है प्लाज्मा। ठीक है, क्या चीज़ है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसी में फूड मटेरियल्स फ्लो करते हैं। प्लाज्मा बनता कैसे है, तो 90% या 92% आप कह सकते हैं किस चीज़ से बना है, वाटर से।
90 से 92% क्या है, वाटर है। बाकी जो परसेंटेज है इसमें वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल इन्वॉल्व, ठीक है। ये दो चीज हमारे पास मौजूद है। तो प्लाज्मा बना किससे, 90 से 92% क्या है उसमें, वाटर इन्वॉल्व है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इन्वॉल्व है। इस चीज़ों से प्लाज्मा बन गया। प्लाज्मा किस टाइप से होता है, तो प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो, ठीक है, मतलब हल्का येलो कलर। ये फ्लूइड आपकी बॉडी में मौजूद है। और इसी प्लाज्मा में ही आपने सुन रखा होगा आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और साथ में प्लेटलेट्स। ये सारी चीज भी क्या करती है, इसी में सस्पेंडेड होती है, इसमें प्लाज्मा में ही। अब प्लाज्मा के बारे में आपने जान लिया। अब देखिए आरबीसी यहाँ पे लिखा हुआ, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। आरबीसी का पहले तो आप नाम जान लीजिए, फुल नेम क्या होता है, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं। तो सेल्स इसलिए हम लोग नहीं बोलते क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमंस में जो आरबीसी होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ ऑर्गन्स भी नहीं होते, सॉरी सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। इसलिए हम लोग सेल्स ना बोल के कार्ब सेल्स बोलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स तो अपने नाम पे ही हैं। तो आरबीसी में क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। उसका शॉर्ट नेम क्या है, एचबी। ये क्या करता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन को फ्लो करवाता है, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से हमारा ब्लड भी रेड है, क्योंकि ये किस कलर के होते हैं, तो रेड पिगमेंट्स है, इसीलिए हमारा ब्लड क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और एचबी का काम क्या है, यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट होना है, ये आपने रेस्पिरेशन में पढ़ रखा है कि बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए हीमोग्लोबिन के बारे में जान लिया। तो एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन 14 to 18 ग्राम होना चाहिए एडल्ट्स में। आरबीसी का काम समझ में आ गया क्या है। पहली चीज़ तो जान लीजिए, आरबीसी का फुल नेम पूछा जा सकता है, तो आरबीसी का फुल नेम याद रखिए, रेड ब्लड कार्ब सेल्स। इसी में रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इनकी जो लाइफ होती है वो 120 डेज की होती है, ठीक है। 120 डेज में ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, सेल्स नहीं आ जाती हैं। आरबीसी का काम क्या हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी जो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, ये क्या करती है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये हमको प्रोटेक्ट करती हैं। किससे प्रोटेक्ट करती हैं, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाए, तो अब इनसे लड़ने के लिए, दुश्मन है हमारे, ये एनिमी है, फ्रेंड तो है नहीं, तो इनसे लड़ने के लिए हमारे पास सोल्जर्स होने चाहिए कि नहीं, आर्मी होनी चाहिए कि नहीं। जैसे बॉर्डर पे आर्मी क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज से हमको क्या करती है, सेव रखती है। वैसे ही ये भी क्या है, हमारे आर्मी मैन्स हैं। ये क्या करेंगे, फॉरेन पार्टिकल्स से लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, और उनको कोशिश इनकी यही रहती है कि उनको हरा दे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हार जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, बस यही है। लेकिन इनकी पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि हमको प्रोटेक्ट कर ले जाए। और अगर ये ना होते तो हम हर दिन क्या हो सकते थे, बीमार हो सकते, क्योंकि आपको पता है वायरस बैक्टीरिया आसपास घूमते रहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या हो गया, हमें प्रोटेक्शन देना, किससे, फॉरेन पार्टिकल से जो हमारे लिए हार्मफुल है, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। एंड नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है, जैसे आपको कभी चोट लग जाए, ठीक है, अब ब्लड बह रहा है, तो ब्लड बहते रहना नहीं चाहिए ना, ब्लड कुछ टाइम के बाद रुक जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पूरे बॉडी का ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ऐसा तो होना नहीं है। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, ठीक है। ब्लड को क्लॉट करके मतलब रोक देती हैं, ताकि बॉडी से ब्लड बाहर ना जाए, क्योंकि बॉडी से अगर ब्लड सारा बाहर चला गया तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी बॉडी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये तो हो गई क्या चीज़, हमारी प्लेटलेट्स का फंक्शन। अब ये ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है, ठीक है, तो एक सब केमिकल रिलीज करती हैं
वो हमारी सेल्स, उसका नाम है, देखिए लिखा है स्क्रीन पे, एक केमिकल रिलीज कर रही है, वही केमिकल क्या करता है, ब्लड क्लॉट में हमारी हेल्प करता है। और जो एक विटामिन होती है जिसका नाम क्या है, विटामिन के, विटामिन के क्या करती है, इसमें हमारी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट, देखिए आरबीसी का काम आपने देख लिया, हीमोग्लोबिन है उसमें, और वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रहा है, बॉडी में पहुंचा रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, हमारी हेल्प कर दे रही हैं। और प्लेटलेट्स क्या कर रही हैं, प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट कर दे रही हैं। ठीक है, अब ये काम तो हो गया ब्लड। अब ये कैसे होगा, तो हमारे पास दो टाइप की वेसल्स हैं, एक का नाम है आर्टरी और दूसरे का नाम क्या है, वेन। ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं, ब्लड को मूव कराती हैं, कहाँ से कहाँ तक, वो देखते हैं। देखिए एक हो गई क्या चीज, आर्टरी, आर्टरीज, ठीक है, और एक हो गई वेन। आप बात समझिए कि हमारे पास ब्लड कैसा होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड दो टाइप का होता है। कितने टाइप का ब्लड होता है, दो टाइप का ब्लड होता है। एक ब्लड ऐसा होता है जिसमें CO2 की क्वांटिटी क्या होती है, रिच होती है, CO2 रिच ब्लड, उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या बोलते हैं, O2 रिच ब्लड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो टाइप का ब्लड हो गया, एक हो गया CO2 ब्लड, CO2 रिच ब्लड, और एक हो गया हमारे पास O2 रिच ब्लड। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो टाइप की वेसल्स नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स, तो क्या होगा, ये दोनों ब्लड आपस में क्या होंगे, मिक्स करते जाएंगे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। अब इसीलिए क्या है, हमारे पास आर्टरी है और वेन है। तो वेन कैरी करती हैं CO2 रिच ब्लड और आर्टरी हमारी करती हैं O2 रिच ब्लड। समझ गए, दो टाइप की वेन्स, सॉरी दो टाइप की वेसल्स हैं हमारे पास, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, जैसे घर में आपके टंकी वगैरह होती है तो पाइपलाइन से वाटर जाता है, उसी टाइप से ये भी है। ये किस चीज़ को कैरी करेंगी, ब्लड को। एक ब्लड है हमारे पास जिसमें CO2 की क्वांटिटी हाई है, उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। और सेकेंड है O2 रिच ब्लड, यानी कि वो क्या है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड को आर्टरी कैरी करती हैं और वेन क्या करती हैं, CO2 रिच ब्लड को कैरी करती हैं। क्लियर है, अब इनके क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस बताइए। तो थोड़ा सा आर्टरी के बारे में ये जान लीजिए कि आर्टरी पहला डिफरेंसेस तो हो गया O2 रिच ब्लड, और वेन क्या करेंगी, CO2। पर एक वेन ऐसी होती है और एक आर्टरी ऐसी होती है जो अपने काम के अपोजिट काम करती हैं। आर्टरी के आगे अगर आप एक वर्ड लगा दें परमोनली, तो वो क्या हो जाएगा, वो कैरी करेगा CO2 रिच ब्लड। और वेन के आगे आप परमोनली लगा देंगे तो वो O2 रिच ब्लड कैरी करेगा। अभी हम आगे फिगर्स में देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आर्टरी और वेन्स में की वॉल्स कैसी होती है, तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। आर्टरी की वॉल कैसी होती है, थिक वॉल। ठीक है, इनकी वॉल क्या हो गई, थिक। और वेन की वॉल क्या होती है, थिन होती है। और एक स्पेशल क्वालिटी आर्टरी के पास ये होती है कि ये कभी कोलैप्स नहीं करती हैं। ठीक है, और वेन क्या कर जाती है, कभी कभी कोलैप्स कर जाती है। आर्टरी में क्या होता है, वॉल्स नहीं होते, और वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ठीक है, आर्टरी की वॉल कैसी हो गई, थिन, आर्टरी की वॉल हो गई थिक और वेन की वॉल हो गई थिन। ये क्या होती है, इनके पास वॉल्व नहीं होते, इनके पास वॉल्व होते हैं और इनके पास वॉल्व नहीं होते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टरी और वेन्स में डिफरेंसेस, तो आप ये बता देंगे। और साथ में ध्यान रखिएगा, एक वेन जो सबसे बड़ी वेन मानी जाती है जिसका नाम है परमोनली वेन, वो CO2 रिच ब्लड को कैरी नहीं करके O2 रिच ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से परमोनरी आर्टरी में अगर
आप देखेंगे तो आपको मिलेगा CO2 रिच ब्लड। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे अपने हार्ट की, क्योंकि ये वेन्स तो ट्यूब्स हमने समझ लिया, इसी के थ्रू क्या होगा, ब्लड हमारा फ्लो करेगा। और ब्लड के साथ क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, फूड मटेरियल्स हो जाएगा, और साथ में वेस्ट भी मूव कर जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए ना, अभी आपको बताए। अब वो ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। अब फ्लूइड क्या है, उसको प्रेशर चाहिए ना, पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा, तो एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। वो कौन प्रेशर क्रिएट करता है, वो है हमारा हार्ट। सबके पास होगा। तब देखिए हम लोग हार्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखिए हार्ट, ये हार्ट का फिगर है, ये इंटरनल फिगर है, आप इससे उसका फंक्शन भी अच्छे से समझ लेंगे। अब हार्ट के बारे में जानने से पहले देखिए हार्ट की कुछ चीज़ें जानिए। हार्ट लोकेट कहाँ होता है, तो हार्ट लोकेट होता है चेस्ट कैविटी में। कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, चेस्ट कैविटी में। ठीक है, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में होता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में होता है। क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में ये होगा। ठीक है, अब दोनों लंग्स के बीच में होने के बाद क्या होगा, हार्ट के बारे में, और किस साइड होगा, हाँ ये ध्यान रखिए, इसकी लोकेशन जो होती है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होती है। क्यों ऐसा बोला जाता है, देखिए जो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं, वो क्या है, ये हिस्सा क्या है उसका, देखिए पहले तो आप जान लीजिए चेस्ट कैविटी में होगा ये चीज। ठीक है, कहाँ पे होगा, बिटवीन, बिटवीन लंग्स। सबको पता है दो लंग्स होते हैं, तो लंग्स के दोनों लंग्स के क्या होगा, बीच में होगा। उसके बाद इसका शेप जब बात करते हैं, तो शेप की जब बात आएगी तो आप ध्यान रखिएगा, शेप आपको बोलना है। देखिए एक तो पहले तो बोल दीजिए क्लोज फिस्ट जैसा, आपकी लेफ्ट आर्म का फिस्ट जितना बनेगा ऐसे, इस टाइप से, उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, हार्ट होगा। ठीक है, इसका साइज, साइज सॉरी सॉरी शेप क्लोज फिस्ट जैसा हो गया। अब इसका जो मेन पार्ट है वो आपको क्या पढ़ना है, चैम्बर्स। इनके पास कितने चैम्बर्स होते हैं, तो चैम्बर के नंबर्स इनके कितने हैं, चैम्बर्स के नंबर इनके पास 4। ठीक है, अब उन 4 चैम्बर्स को हम लोग समझते हैं। अब 4 चैम्बर्स को देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे सेप्टम वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेप्टम वर्ड। अब सेप्टम वर्ड आपका क्या कर रहा है, हार्ट को, देखिए ये है सेप्टम। ठीक है, देखिए मैंने ब्लू कर दिया इसको। सेप्टम क्या करता है, ये हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इधर वाले पार्ट को देखिए, मैं ऐसे खड़ा हूं, समझ लीजिए ये मेरा हार्ट है। ठीक है, तो मेरा राइट साइड किधर है, ये है राइट साइड, यानी कि राइट साइड क्या है, ये है। तब राइट साइड पे आप देख रहे हैं, तो ये राइट साइड हो गया और ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट साइड हो गया। किसने डिवाइड किया, सेप्टम में, इसीलिए इसका नाम क्या के दे दिया गया, डिवाइडिंग वॉल। क्लियर। उसके बाद आप देखिए राइट और लेफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक, देखिए एक मैं ब्लू लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से भी हार्ट को, यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में हमने क्या किया, हार्ट को डिवाइड कर दिया। तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम। और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। कोई प्रॉब्लम। पहला क्या काम किया हुआ, सेप्टम ने डिवाइड किया राइट और लेफ्ट में। ठीक है, और अगर हम बीच से उसको एक लाइन खींच दें तो एक पार्ट बनेगा आपका अपर और एक बनेगा लोअर। तो अपर पार्ट को बोलते हैं आर्ट्रियम और लोअर पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। अब ये देखिए कि आपके पास चैम्बर कितने बच गए, जब आपने देखिए किसी चीज को ऐसे डिवाइड किया, पहले ऐसे किया फिर ऐसे, तो आपके पास कितने चैम्बर बन गए, 1 2 3 4, कितने चैम्बर बन गए, 4 चैम्बर। तो देखिए चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3, चैम्बर नंबर 4।
ये 4 पार्ट में आपका हार्ट, हमारा हार्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट को हमने क्या बोला था, ऑर्ट्रियम। तो ऑर्ट्रियम राइट लेफ्ट भी हो गया, तो राइट ऑर्ट्रियम एक चैम्बर का नाम हो गया। फर्स्ट चैम्बर का नाम क्या हो गया, राइट ऑर्ट्रियम। और थर्ड चैम्बर जिसका नाम रखा हमने लेफ्ट ऑर्ट्रियम। उसी तरह से वेंट्रिकल के भी दो पार्ट हो गए, राइट लेफ्ट। तो एक बन गया आपका कि राइट वेंट्रिकल और एक बन गया लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास कितने चैम्बर्स बन गए, 4 चैम्बर। और इन 4 चैम्बर का फायदा ये है कि ब्लड जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दोनों डिफ्रेंशिएशन बना के रखेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, इतनी चीज आपने समझ ली। अब देखते हैं हम कुछ और। देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज में अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, O2 रिच ब्लड होता है, पर पर्मोनली जो ब्लड होता है उसमें कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और पर्मोनली वेन, वेन वर्ड में आपने को क्या बताया हमने, कौन सा ब्लड होता है, CO2 रिच। लेकिन ये क्या है, पर्मोनली, तो इसमें कौन सा ब्लड होगा, इसमें कौन सा ब्लड आपको मिलेगा, O2 रिच ब्लड। यहाँ पे कौन सा ब्लड मिल रहा है आपको, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, वेन्स और आर्टरी नहीं बोल रहे हैं हम, पर्मोनरी वेन्स और आर्टरी बोल रहे हैं, तो ये अपने काम से अलग काम करेंगी। ठीक है, अब ये चीज हो गया हमारा, थोड़ा सा हार्ट के बारे में जानकारी मिल गई। वेना कावा क्या है, फ्रॉम अपर। वेना कावा सारे जो अपर बॉडी से ब्लड आ रहा है वो इधर से आ रहा है, और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, यहाँ से लोअर बॉडी से ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जाएगा, कौन सा नहीं, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, दो पार्ट जब डिवाइड किया तो इधर आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, जहां जहां पे भी ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर आपको क्या शो करेगा, कौन सा ब्लड शो करेगा, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, और और क्या करेगा, रेड कलर आपको क्या दिखाएगा, रेड कलर आपको दिखाएगा, रेड कलर क्या शो करेगा आपको, O2 रिच ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड। क्लियर है। तो जहां जहां पे आपने ब्लू देख रहा है, देखो फर्स्ट चैम्बर में और सेकंड चैम्बर में, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है ब्लू कलर। और जो इधर है थर्ड, ये थोड़ा सा रेड नहीं लग रहा, लेकिन ये रेड है, समझ लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, रेड कलर। यहाँ पे आपको कौन सा ब्लड मिल रहा है, यहाँ पे आपको ब्लड मिल रहा है O2 रिच। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सर्कुलेशन की। ठीक है, ट्यूब हमने समझ लिया, आर्टरीज वेन समझ लिया, ब्लड समझ लिया, हार्ट को थोड़ा सा जान लिया। अब देखिए कैसे मूव करता है हमारा ब्लड, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हेल्प मिल रही है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका हार्ट है। ठीक है, पीछे वाला फिगर भी चेक करते रहिए। तो हार्ट के पहले क्या होगा, देखिए पहले लंग से ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब आपको ब्लड का सर्कुलेशन बताना है तो पहले O2 रिच ब्लड मूव करवाइएगा, उसके बाद आप डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 रिच ब्लड की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, रेड कलर का ब्लड, यानी कि इट मीन्स कौन सा ब्लड आया, O2 रिच ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, आने से पहले क्या करेगा, थर्ड चैम्बर यानी कि लेफ्ट ऑर्ट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, जब रिलैक्स होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसमें ब्लड क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर में आएगा, और फिर रिलैक्स होने के बाद ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रिलैक्स हो गया यानी वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पे जो ब्लड है वो मूव कर जाएगा फोर्थ चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आने से पहले ब्लड लेफ्ट और वेंट्रिकल भी क्या होगा, रिलैक्स होगा, और उसको जब ब्लड कैरी कर लेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये सारे ब्लड कहाँ मूव कर जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स में। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इस पार्ट में आया पहले ब्लड, तो पहले क्या था, ब्लड आने से पहले ये क्या था, पार्ट रिलैक्स था। ठीक है, रिलैक्स होने के बाद ये क्या कर रहा था,
ब्लड कैरी कर लिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस पार्ट में आ गया ब्लड, यानी कि फोर्थ चैम्बर में, नाम क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये देखिए ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, आपके आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुँच गया, ऑर्गन्स में। ये क्या है, हमारे ऑर्गन्स है, या आप इसको सेल बोल दीजिए, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, ब्लड मूव कर गया। अब यहाँ पे वो ब्लड क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। यूज़ होने के बाद बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो सब चल रहे हैं। उसके बाद क्या हो जा रहा है, वो ब्लड से ऑक्सीजन क्या कर ली गई, अब्जॉर्ब कर ली गई, यानी कि अब ब्लड कैसा बन गया हमारा, इम्प्योर ब्लड। और वो वेन के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएगा, फर्स्ट चैम्बर में, जिसका नाम क्या था, राइट ऑर्ट्रियम। अब यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, उसी की हेल्प से ये क्या करेगा, घूमेगा। अब यहाँ पे ब्लड आने के बाद क्या होगा, सेकंड चैम्बर में, स्टेप यहाँ से होता हुआ, कैपिलरीज से होता हुआ कहाँ पे पहुँच गया, लंग्स में। ध्यान रखिएगा, हार्ट का कोई काम नहीं है प्योरिफिकेशन में। यहाँ से ब्लड कहाँ पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में पहुँचने के बाद आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा ही था कि ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो रहा है वहाँ पे, डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब और इनहेल और एक्सहेल हो रहा है। तो यहाँ पे उस ब्लड में क्या मिला दिया जाएगा, O2, और वो ब्लड फिर से यहाँ पे आएगा। इस तरह से ये सर्कुलेट करता रहेगा। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। क्यों, 2 बार हार्ट में जा रहा है ब्लड और 2 बार सेल्स में जा रहा है, तो एक साइकिल पूरा करने में उसको 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये हो गया ह्यूमंस में बात। तो डबल सर्कुलेशन का फ़ायदा ये है कि हमारे पास प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, और साथ में 4 चैम्बर का फ़ायदा ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। अब बर्ड्स और मैमल्स में तो सेम होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। जितने रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्स होता है, क्योंकि वो देखो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा ब्लड, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ब्लड का एक काम ये भी होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। बॉडी ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। अब जो फिश वगैरह होती है उनमें 2 ही चैम्बर होता है, तो ब्लड एक ही बार जाता है कहाँ पे, गिल्स में। हमारे पास लंग्स है, उनके पास गिल्स है, और वहाँ से प्योरीफाई होके सेल्स में आ जाता है। तो ये है ह्यूमंस में क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या जाना, हार्ट के बारे में जान लिया, कैपिलरीज जान लिया, डबल सर्कुलेशन जान लिया, RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।